हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 9 करेंगे और इससे पहले की सारी वर्कशीट जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वर्कशीट जो है वो आराम से देखो। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला प्रश्न है, समीकरण निकाय 3x/2 + 5y/3 = 7 तथा 9x + 10y = 12 का युग्म संगत है, असंगत है, संगत और केवल एक हल है, संगत और अनेक हल है। तो देखो हम वर्कशीट 5 और 6 में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास में दो रेखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, तो व्यापक रूप से हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास दो स्थितियां बनेगी। समीकरण निकाय के हल जो है या तो संगत होंगे या असंगत होंगे। अच्छा, संगत कब होंगे हल? जब मेरे पास ये दो स्थितियां बनेगी, यानी कि इनके जो गुणांक है a1/a2 और b1/b2 इनका अनुपात बराबर नहीं होगा, तब हमें एक हल मिलेगा। और जब हमें कोई हल मिलता है तो हमारा जो ये युग्म है वो संगत होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सारा जो अनुपात है वो बराबर हो, तब हमें अनेक हल मिलेंगे और तब भी हमारा युग्म जो होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। लेकिन असंगत कब होगा? जब a1/a2 और b1/b2 का अनुपात तो बराबर हो, लेकिन c1/c2 का अनुपात बराबर इसके नहीं हो, तब हमें कोई हल नहीं मिलने वाला है। और जब हमें कोई हल नहीं मिलता है तो हमारा जो ये युग्म है वो असंगत होता है। तो अब हमें इस दोनों समीकरण में ये अनुपात लाने हैं और इसको सरल करके चेक करना है कि सही होगा या गलत होगा। देखो यहाँ पर 3x/2 है, यानी x का गुणांक क्या है? 3/2 है ना। ये हमारा a1 हो गया। और एक बार मैं समीकरण लिख देता हूँ, +5y/3 = 7। तो अब देखो यहाँ पर बट्टे वाली इक्वेशन आ गई, तो हमें इसको सही करना है। अब सही कैसे होगा? तो यहाँ देखो नीचे कितना है? 2 और यहाँ कितना है? 3। अब इन दोनों का लसअप क्या होगा? लसअप का मतलब इन दोनों में वह कॉमन संख्या कौन सी है जो दोनों के पहाड़े में आती है और सबसे छोटी है? तो वो है 6। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो ये इनका एलसीएम हो गया। या फिर इन दोनों का गुणा कराओ, देखो 3 दूनी 6, तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 6। अब मैं क्या करूंगा? इस पूरी समीकरण को 6 से गुणा करूंगा, तो ये साधारण समीकरण में बदल जाएगी। तो यहाँ देखो 3/2 है, इसको 6 से गुणा करूंगा और पीछे x है, प्लस 5/3 है, इसको भी 6 से गुणा करूंगा, पीछे y है, बराबर 7 को भी 6 से गुणा करूंगा। तो समीकरण जब भी हल करते हैं तो उसको हम पूरा जो है पूरी इक्वेशन को एक नंबर से गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो 3 और 3 का गुणा हो गया 9x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 42। तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब हमारे पास जो समीकरण है वो ये वाली है, यही समीकरण है लेकिन इसको हमने बदल दिया। ठीक है, अब इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि ये युग्म जो है वो संगत है या असंगत। तो यहाँ देखो a1 कितना है? 9, a2 कितना है? 9 बराबर, b1 कितना है? 10, b2 कितना है यहाँ पर? 10, फिर c1 कितना है? 12, लेकिन c2 कितना है? 42। ठीक है, तो अब देखो a1/a2 और b1/b2 ये तो आपस में बराबर है। कैसे? इनको काटेंगे तो एक आएगा, इनको भी काटेंगे तो एक आएगा। तो यहाँ ये दोनों अनुपात तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा अनुपात जो है c1/c2 के साथ बराबर नहीं है। तो अब हमें कौन सा जो है अनुपात मिला? तीसरा वाला, जो कि असंगत है, क्योंकि इसमें हमें कोई हल नहीं मिलने वाला है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा? ब। यह क्या है? असंगत है। क्वेश्चन 2 है, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुने का अंतर 9 है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो माना जो यहाँ एक संख्या है इसको मैं x मान लेता हूँ और जो ये दूसरी संख्या है उसको y मान लेता हूँ। तो पहली संख्या का कितना गुना? 3 गुना, तो इसको 3 से गुणा करेंगे। और दूसरी संख्या का कितना गुना? 2 गुना, तो y को 2 से गुणा करेंगे। फिर इनका अंतर, यानी इसमें से इसको घटाना है, तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहली संख्या का तिगुना यानी 3x, दूसरी संख्या का 2 गुना यानी 2y, इन दोनों का अंतर कितना है? 9 है। बताओ ये किसके बराबर हुआ? ब के बराबर हुआ, है ना। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा? ब होगा।
क्योंकि पहली संख्या का 3 गुना है और यहाँ 2 गुना ले रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ अगर होगा, लेकिन यहाँ पर इसने जोड़ कर दी, जबकि हमें अंतर निकालना है यानी घटाव करना है। ठीक है, तो ब हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 7 सेबों। तो हम सेब को x मान लेते हैं, तो कितनी सेब? 7 सेब, तो 7 इंटू एक्स हो गया। 4 संतरों, तो 4 को y को हम संतरे मान लेते हैं, और कितने संतरे हैं? 4y, तो ये 4y हो जाएगा। 4 संतरे का मूल्य 45 रुपये, यानी इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कुल मुझे 45 रुपया देना पड़ेगा। तो अब इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा? 7x प्लस 4y बराबर 45। तो यहाँ पर देखो 7x प्लस 4y बराबर 45, हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या बिंदु 2,3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित है? तो पहले तो हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए। प्रश्न ये कह रहा है कि ये क्या है? एक रेखा का समीकरण है, यानी इससे हमें कोई न कोई रेखा मिलेगी। जैसे मान लो ये मुझे एक रेखा मिली इस प्रकार से। कैसे मिली? कि हमने ग्राफ में x और y के मान डालते गए तो हमें ये बिंदु 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 ऐसे जुड़कर एक रेखा मिलती गई। तो ये किसकी रेखा हुई? 3x माइनस 2y बराबर 5 की एक रेखा मिली अपने को। अब ये कह रहा है कि हमें ये जो कोई भी एक बिंदु, इसमें से कोई भी एक बिंदु लूंगा मैं, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? x, y होंगे, यानी एक x का निर्देशांक होगा और दूसरा y का। यानी अगर मैं इसमें ग्राफ में बनाऊंगा इसको, तो ये x का निर्देशांक और ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो अगर मैं जैसे इस बिंदु की बात कर रहा हूँ, तो इस बिंदु का x अक्ष यानी कि यहाँ पर ये जो माप होगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो x अक्ष का कोई न कोई मान, जैसे मान लो ये 5 है, और y अक्ष का मान क्या होगा? ये ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, इसके समानांतर ये वाला। तो ये y का कोई न कोई मान होगा, मान लो ये भी क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसके निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हुए? x, y, यानी x पर तो ये कितना है? 5 पर है, और y पर ये कितना है? ऊपर की तरफ 6 पर है। तो ये इसके क्या हो गए? निर्देशांक हो गए। तो अब ये कह रहा है कि ये कोई न कोई एक बिंदु है इस रेखा पर, इस समीकरण पर है या नहीं, वो हमें बताना। ये जो बिंदु है, क्या ये बिंदु 2,3 हो सकता है क्या? तब ये कब होगा? हम जानते हैं पहला जो अंक होता है वो x अक्ष का होता है और दूसरा जो अंक होता है वो y अक्ष का होता है। इसको हम निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है या नहीं? तो हमें क्या करना है, ये जो समीकरण है इसमें हम x और y के मान पुट कर लेंगे। तो ये जो बराबर के इधर और इधर जो है वो बराबर आना चाहिए, तो ये बिंदु इस रेखा पर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो यहाँ x कितना है? 2, और y कितना है? 3। तो यहाँ x की जगह हम 2 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 x की जगह मैं कोष्टक बना लेता हूँ, 2 माइनस 2 y की जगह कोष्टक बराबर 5। अब इन दो, यहाँ कोष्टक है ना, यहाँ पर गुणे का निशान है, ये ध्यान रखना। तो x कितना डालना है हमें? 2, और y कितना डालना है? 3। तो ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो देखो यहाँ गुणे का निशान है, तो 3 का 2 से गुणा कितना हो गया? 3 दूनी 6, माइनस 2 का 3 से गुणा 6 बराबर 5। अब 6 में से 6 गया, 0 बराबर 5। क्या 0 और 5 बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। तो हम यहाँ कहेंगे LHS और RHS दोनों जो है वो बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ये जो बिंदु है 2,3, यह रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित नहीं है। ठीक है, अगर LHS और RHS बराबर आ जाता तो ये बिंदु इस रेखा पर स्थित होता, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये बिंदु जो है इस रेखा पर स्थित नहीं होंगे। अब प्रश्न है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है, यानी पिता और पुत्र दोनों की आयु हम जोड़ दे तो वो कितनी आएगी? 40 वर्ष आएगी। ठीक है, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लो पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु इससे कितनी है? 3 गुना अधिक है। तो यानी कि ये x है तो पिता की आयु कितनी हो गई? 3x हो गई, और इन दोनों का योग कितना है? 40। ये हमारी समीकरण बन जाएगी। बात समझ में आई? अब आप एक गलती मत करना, आप यहाँ पर ये गलती मत करना कि पुत्र की आयु, मान लो पिता की आयु x मान ली और पुत्र की आपने वायु क्या मान ली? y मान ली, और इनका योग कितना मान लिया? 40। तो आप इस समीकरण को कभी हल कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये समीकरण कब हल होती है? जब आपको इसके जैसी एक और समीकरण दी हुई हो, यानी जिसमें 2 चर होते हैं,
तो वो समीकरण तभी हल होती है जब हमें दो समीकरण दे, ठीक है। लेकिन अगर एक ही चर हो तो हम उसको एक ही समीकरण में हल कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसका विशेष ध्यान रखना, हमें एक ही चर बनाना है, दो अलग अलग चर नहीं बनाने हैं। तो माना पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की आयु कितनी होगी? 3x। मैं सीधा कर रहा हूँ, तो 3x प्लस x, इन दोनों की आयु मिला दे तो कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। अब x में तो x जुड़ता है, यानी कि 3 सेब और 1 सेब कितनी हो जाएगी? 4 सेब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमें इनको चरों को जोड़ना है। 3x और 1x कितना हो गया? 4x बराबर 40। अब ये गुणे में है तो ये बराबर के इधर किस में जाएगा? भाग में, यानी बट्टे में जाएगा। तो x बराबर 40 तो अपनी जगह पर है, ये गुणे में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? बट्टे में। अब 40 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। तो x बराबर हमें कितना मिला? 10 वर्ष। यानी कि पुत्र की तो आयु आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो पुत्र की आयु यहाँ पूरा लिख देता हूँ, पुत्र की आयु है ना बराबर 10 वर्ष। और पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु क्या मानी हमने? 3 इंटू एक्स, है ना। तो x का मान तो आ गया, तो 3 का x की जगह कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 3 का 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। और दोनों को जोड़ो, देखो 40 वर्ष होगा। 10 प्लस 30 हुआ 40 वर्ष। तो ऐसे आपको ये प्रश्न करना है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना आप। तो अगला प्रश्न 6 है कि x बराबर 2 और y बराबर 3 का आलेख बनाने पर किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी। तो देखो सबसे पहले मैं x बराबर 2 का आलेख बनाता हूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्षैतिज अक्ष को हम x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम y अक्ष कहते हैं, है ना। अब हम ये जो बीच का पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। और इसके इधर चलेंगे तो प्लस के निर्देशांक 1 2 3 4, और इधर चलेंगे तो माइनस के, -1 -2 -3। ऊपर चलेंगे तो वापस प्लस के निर्देशांक 1 2 3 4 ऐसे। नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3। अब यहाँ है x बराबर 2, यानी x अक्ष पर आपका प्लस का 2 कहाँ है? तो x अक्ष पर प्लस का 2 इधर है और इधर माइनस का 2 है। तो आपको x बराबर 2 रेखा है, 2 दे रखा है, तो आपको यहाँ x बराबर 2 तक चलना है। ये हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो x बराबर 2 पर हमें किस प्रकार की रेखा मिलेगी? तो देखो अगर इसके आगे भी चलूँ तो x हमारा कितना आएगा? x हमारा यहाँ पर 2 ही आएगा, ठीक है। इसके ऊपर चलूँ तब भी x हमारा 2 ही आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? y के समानांतर एक रेखा खींच सकता हूँ, ये इस प्रकार से। यहाँ इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर x मेरा कितना है? 2 है। प्रत्येक बिंदु को अगर मैं यहाँ से मापूंगा तो भी x मेरा 2, यहाँ से मापूंगा तो भी x मेरा 2, है ना। तो x बराबर 2 पर मुझे y के समानांतर एक रेखा मिलेगी, है ना। y के समानांतर एक रेखा, ठीक है। और अगर x बराबर 3 का आलेख में बनाता हूँ तो इसी में y बराबर 3 का आलेख बनाता हूँ, इसी में बना रहा हूँ, ठीक है। तो y अक्ष पर प्लस का 3 कहाँ है? तो नीचे तो माइनस है, ऊपर प्लस है। तो y अक्ष पर प्लस का 3 कहाँ है? यहाँ पर। अब मुझे हर बार जो है 3 ही चाहिए, तो मैं किस प्रकार से रेखा खींचूंगा? इस प्रकार से रेखा खींचूंगा। तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पर मुझे y बराबर 3 ही मिलेगा। देखो यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो अभी y मुझे 3 ही मिल रहा है, यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो अभी y मुझे 3 ही मिल रहा है। बात समझ में आई? तो ये क्या होगी? ये x अक्ष के समानांतर एक रेखा होगी। बात समझ में आई? ये किसके समानांतर? y अक्ष के समानांतर। ये किसके समानांतर? x अक्ष के समानांतर। वैसे मुझे अलग अलग 2 ग्राफ बनाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है और आपको समझाना है तो मैं रफ काम से भी समझा सकता हूँ, लेकिन इसके कितने 2 अलग अलग ग्राफ बनेंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। तो देखो हमारे पास 2 समीकरण हैं। पहली समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरी समीकरण है √3x माइनस √2y बराबर 0। तो रेखिक समीकरण युग ये दोनों समीकरण है और इसका हमें हल लिखना है। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2।
अब सबसे अच्छी विधि आपकी कौन सी रहती है? विलोपन विधि रहती है। और विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, कोई भी एक चर है उसके गुणांक का विपरीत समीकरणों में गुणा कराते हैं। जैसे अगर मैं एक x चर लेता हूँ तो इसका जो गुणांक है √2, इसका गुणा मैं समीकरण 2 से करूँगा, और दूसरा जो समीकरण है उसमें x का जो गुणांक है वो है √3, इसका गुणा मैं समीकरण 1 से कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर x अक्ष का जो चर है उसका विलोप हो जाएगा और फिर मेरे पास y की समीकरण बनेगी, जिससे मैं आसानी से y का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो इसको हम विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना, √3 का इन सब से गुणा करेंगे। तो क्या करना, देखो √2 और √3 का जब मैं गुणा करूँगा, ठीक है, तो इन दोनों को मैं रूट के अंदर ले सकता हूँ। ये नियम है, कक्षा 9 में हमने पढ़ा है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, तो इसको मैं √6 लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं √3 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा √6x, फिर प्लस √3 का गुणा √3 से करेंगे तो रूट के अंदर 3 गुणा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और √9 का उत्तर कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ये हो गया 3y बराबर 0। ऐसा कैसे मैं इसमें गुणा करूँगा, तो 2 और 3 का गुणा √6 हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा, फिर माइनस 2 और 2 का गुणा, 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, y बराबर 0। अब इनको विलोप करने के लिए हम नीचे की जो समीकरण है उसके निशान चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस का है तो इसको माइनस, ये माइनस का है तो इसको प्लस, और 0 यहाँ प्लस है तो आप माइनस लगा दो। वैसे यहाँ कोई निशान नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, फिर भी कोई नहीं, चलो। अब ये 0 हो गया, √6 में से √6 गया 0, तो इसको हमने हटा दिया। अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ेंगे। इस चिन्ह को मत देखना, नीचे और ऊपर वाला चिन्ह देखना। तो प्लस प्लस जुड़ता है और उत्तर प्लस में आता है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5y, और 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा। अब ये गुणे में है, इसको इधर भेजेंगे तो y बराबर, गुणे में है तो बट्टे में, 0/5, और 0/5 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो y हमें मिल गया 0। अब हमें x चाहिए, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, ये हमारी 1 है इसमें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान, तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 क्या है, √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई बराबर 0। अच्छा, y हमें क्या मिला, 0 मिला, है ना। √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई मतलब 0 का गुणा। तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, √2 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0, यानी कि इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें √2 इंटू एक्स ही मिलेगा बराबर 0। अब ये गुणे में है, ये नीचे जाएगा, तो x बराबर 0/√2। 0/√2 का मतलब क्या होता है, 0, यानी x हमें क्या मिल गया, 0। तो यहाँ y भी 0 और x भी 0। ठीक है, तो प्रश्न 8 है, 2 समीकरण है और इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखो हम इसको कैसे हल करेंगे, बड़े ध्यान से समझना है। ये हमारी दूसरी विधि हो जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 8, और जो दूसरी समीकरण है 8x माइनस 3y बराबर 2, इसमें से जो ये पहली समीकरण है इसमें हम क्या करते हैं, ये जो x का मान है ये ज्ञात करते हैं और x का मान हम दूसरे समीकरण में लगा देते हैं। जैसे मान लो कि ये जो हमारी समीकरण है इसमें मैं क्या करूँगा, सबको इधर भेजूंगा, केवल x को यहाँ रखूँगा। तो क्या हुआ, देखो 2x यहीं रहेगा बराबर, और 8, ये जो प्लस का 3y है इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा, तो ये प्लस का 3y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। तो 2x बराबर और 8 ये तो अपनी जगह पर, ये कहीं नहीं जा रहे, ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब हमें केवल x चाहिए तो हमें 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, और ये 2 जो है यहाँ पर गुणे में है, तो हम क्या करेंगे, इसको बट्टे में उधर भेजेंगे। तो x बराबर 8 माइनस 3y, ये तो कहीं नहीं जा रहे, ये तो अपनी जगह पर है। ये जो 2 है गुणे में है तो ये उधर जाएगा, तो ये बट्टे में 2 आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। ये हमारा किसका मान हो गया, x का मान।
यानी समीकरण 1 क्या है, ये पूरा x का मान है, ये पूरा x का मान। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। यानी समीकरण 2 में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू, यानी जहाँ x है वहाँ पर ये पूरा मान हम लगा देंगे। तो मैं यहाँ 8 है, x की जगह एक बड़ा कोष्टक बना रहा हूँ क्योंकि x की जगह पर ये मान आएगा। फिर -3y बराबर 2, यानी अब मैं x की जगह ये रखूँगा 8 - 3y बट्टे 2, ठीक है। यहाँ गुणे का निशान है, तो ऊपर नीचे दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो नीचे 1 बचा, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ 4 बचा, तो 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 8 से भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो 4 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया। फिर माइनस का निशान, 4 का गुणा 3y से करेंगे तो 4 त्रिया 12 और y, तो क्या हो गया 12y हो गया। नीचे 1 है तो 1 हटा देंगे, जब 1 होता है तो 1 हम हटा देते हैं। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का 3y बराबर 2। चलो अब देखो, ये भी y है, ये भी y है, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो ये 32 दोनों जुड़ेंगे, उत्तर माइनस में आएगा, तो 12 और 3 कितना हो गया 15y, तो माइनस का 15y हो जाएगा बराबर 2। अब मुझे यहाँ y रखना है और उसको उधर भेजना है, तो ये प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा, तो देखो -15y बराबर 2, ये तो कहीं नहीं जा रहे, ये प्लस का 32 उधर जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। ये है माइनस का 15y बराबर, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो 32 में से 2 गया, कितना बचा 30 बचा। अब दोनों तरफ जब माइनस हो तो माइनस हम हटा देते हैं, ये कब करते हैं, जब यहाँ पर ये माइनस का 15 जो है गुणे में हो तब माइनस हटाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ -15 + y बराबर -30, अब माइनस माइनस हटा दो, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। चलो ये क्यों हटता है वो भी बता देता हूँ। देखो ये 15 गुणे में है तो ये भाग में जाएगा, तो y बराबर -30, ये तो अपनी जगह पर है, ये गुणा में है तो बट्टे में जाएगा, तो बट्टा माइनस का 15, माइनस भाग माइनस, माइनस बट्टा माइनस होता है प्लस, ये नियम है। तो अब माइनस माइनस हट गया, तो y बराबर 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2/1 का मतलब कितना 2, तो y हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 लिखते हैं पहले, x बराबर 8 - 3 y की जगह कोष्टक बट्टा 2, कोष्टक बनाया क्योंकि y की जगह में कितना रखना है 2 रखना है, मैं 2 रख देता हूँ। इन दोनों में कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, ये ध्यान रखना। x बराबर 8 - 3 दूनी 6 बट्टे 2, x बराबर 8 में से 6 गया 2/2, 2 से 2 कटा, x बराबर 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 मतलब 1, x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया 2। तो इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहले हमने किसको किया, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया। अब हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक चर को का विलोप कर देते हैं, है ना। कैसे करते हैं देखो, जैसे 3x + 4y बराबर 10, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x - 2y बराबर 2, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, इसमें से x का विलोप कर देंगे, तो x का विलोप करने के लिए इनके गुणांकों का क्रॉस गुणा करेंगे। जैसे दूसरी समीकरण का x का जो गुणांक है वो 2 है, तो इसका गुणा समीकरण 1 से करेंगे, और समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 3, तो इसका गुणा हम समीकरण 2 से करेंगे। अब गुणा कैसे करना है, प्रत्येक पद से गुणा। यहाँ कितने पद है देखो, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो इन तीनों पदों से आपको 2 का गुणा कराना है, नीचे भी तीनों पदों को 3 से गुणा कराना है। तो देखो जब समीकरण 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का 2 से गुणा 3 दूनी 6x प्लस 4 का 2 से गुणा 8y बराबर 10 का 2 से गुणा 20। इसी प्रकार 3 का यहाँ गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, फिर माइनस 3 दूनी 6y, ठीक है, और बराबर 3 दूनी 6। अब हमें x को विलोप यानी x को हटाने के लिए नीचे चिन्ह बदल देना है। जैसे यहाँ प्लस का निशान है तो अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी
माइनस आ जाएगा। तो अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, 6x में से 6x गया 0 तो ये हट गया। ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा। तो 8 और 6 14, 14y हो जाएगा बराबर। ये प्लस का है ये माइनस का है, घटेगा। तो 20 में से 6 गया, कितना बचा 14, लेकिन प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब यहाँ y जो है 14 जो है वो y के साथ गुणे में है तो इधर बट्टे में जाएगा, तो y बराबर 14। अब ये गुणे में है तो बट्टे में आएगा, बट्टे 14। 14 में 14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, है ना। तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, 1। इसी प्रकार हम y का मान अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो पहले समीकरण लिख देता हूँ 3x प्लस 4y, क्योंकि y का मान अब हमारे पास है तो y की जगह ब्रैकेट बराबर 10। तो यहाँ y की जगह कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो गया 3x प्लस 4 एकम 4, यहाँ गुणे का निशान है ध्यान रखना, 4 एकम 4 बराबर 10। अब ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर 10, ये तो अपनी जगह पर है। ये प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4, तो 3x बराबर 10 में से 4 गया 6, प्लस का होगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। x बराबर 6/3, क्योंकि ये गुणे में है तो भाग में आएगा। अब देखो दोनों में 3 का पहाड़ा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1 का मतलब कितना है 2। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर आपको चेक करना हो कि मैंने जो काम किया वो सही है या नहीं, तो आप क्या करो, x और y के मान किसी भी एक समीकरण में पुट कर लो। जैसे अगर समीकरण 1 में क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो इसमें मैं क्या करूँगा, x और y के मान डालूंगा। ठीक है, तो मान डालने के बाद मेरा उत्तर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ x कितना है 2 और y कितना है 1, तो यहाँ गुणे का निशान है तो 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4, आया कि नहीं आया 10, यानी हमारा जो उत्तर है वो सही है। तो प्रश्न 10 है, यहाँ 2 समीकरण है और अब की बार इनका जो हल है वो वज्र गुणन विधि से करना है। तो इसके लिए क्या करना, बड़ा ध्यान से देखना। जैसे ये समीकरण है तो क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है, तो ये जो प्लस का 9 है उसको इधर भेजो। तो ये प्लस का 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो अब यहाँ क्या बचा, 0। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 को हमें लिखना है। तो देखो 3x प्लस 2y और ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर, यहाँ भी क्या बचेगा, 0। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ कौन सा पहला पद कौन सा है, x का, तो यहाँ x लिखना है और एक बड़ा बट्टा बनाना है। ठीक है, फिर यहाँ बराबर का निशान, यहाँ क्या है बीच में दूसरा पद y का, तो यहाँ y लिखना है और बट्टा बनाना है, फिर बराबर का निशान। ये आपका अचर पद है तो अचर पद के लिए आपको 1 लेना है और बट्टा बनाना है। अब देखो जैसे मैं यहाँ x ले रहा हूँ तो मुझे x के अलावा y के गुणांक और अचर पद के गुणांक यहाँ नीचे लिखने हैं। ठीक है, तो y का गुणांक क्या है, 5 और नीचे 2, तो यहाँ हम 5 और 2 लिखेंगे। यहाँ -9 और -2 है तो यहाँ हम -9 और -2 लिखेंगे। फिर यहाँ y है तो y को हमें छोड़ना है, y के पदों को छोड़ना है, बाकी के जो पद बचे उनके गुणांकों को लेना है। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है, 8, और नीचे आ जाए, सॉरी पहले हमें c का गुणांक लेना है ना। तो पहले आएगा -9 और फिर आएगा -2। माइनस की संख्या हमेशा कोष्टक में लिखो, ठीक रहेगा। फिर आएगा a का, तो ये हो गया 8 और 3, यानी कि पहले हमने इसको लिया तो ऐसे चले, फिर इसको लिया तो ऐसे चलना, तो ऐसे चलेंगे तो पहले c आएगा फिर वापस a आएगा। ठीक है, अब इस तीसरे पद को छुपाएंगे क्योंकि ये अचर पद का है। ठीक है, तो अब कौन बचा, x और y। अब वापस ऐसे चलना है तो पहले कौन आएगा, 8 और 3, फिर आएगा प्लस का 5 और 2। अब हमें जो गुणे कराने हैं वो कुछ इस प्रकार से कराने हैं, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, सब में ऐसे ही गुणा कराना है। ठीक है, पहले हमेशा ऊपर से नीचे गुणा कराना है फिर नीचे से ऊपर कराना है, यानी पहले ऊपर से गुणा होगा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना इसको, आगे का स्टेप, x बट्टा, जब गुणा कराओगे तो एक पद का गुणा होने के बाद दूसरे पद में यहाँ माइनस का निशान आएगा बीच में, यहाँ माइनस का क्या आएगा, निशान आएगा। क्या कह रहा हूँ, जैसे इसको समझना, जैसे 5 का आपने -2 से गुणा कराया तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 का 2 से गुणा कितना हो गया, -10।
अब यहाँ बीच में आपको माइनस का निशान लगाना, फिर इन दोनों का गुणा करना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 9 दूनी 18, तो कितना आया माइनस का 18 आया। बात समझ में आई। गुणा कराने के बाद बीच में माइनस का निशान लगाना है। ऊपर से नीचे पहले गुणा करेंगे तो 9 त्रिया 27 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 27, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 8 दूनी 16, तो माइनस का 16, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। फिर पहले ऊपर से नीचे गुणा कराना, तो 8 दूनी 16, फिर माइनस का निशान और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 त्रिया 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, तो x बट्टा ये तो -10 है, और माइनस यहाँ इंटू का निशान, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का 18 आएगा। फिर y बट्टा माइनस का 27, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ 16 आएगा बराबर 1 बट्टा, यहाँ तो आपके कोई कोष्टक है नहीं तो इसको मैं सरल कर देता हूँ, 16 में से 15 गया, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा देखो, x बट्टा 1 प्लस का और 1 माइनस का घटेगा, तो 18 में से 10 गया, कितना बचा 8, लेकिन प्लस का बचेगा, बराबर y बट्टा 16 में से 27 गया, तो यहाँ माइनस का बचेगा, है ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो देखो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना बचेगा 11 बचेगा, माइनस के 11 बराबर 1/1। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी तीसरे वाले से तुलना करेंगे। ठीक है, तो x बट्टा 11 की 8 की 1/1 से तुलना करेंगे, और दूसरे पद की भी तीसरे पद से तुलना करेंगे, y बट्टा -11 की भी 1/1 से तुलना करेंगे। तो जब इससे तुलना करेंगे तो 8 क्रॉस गुणा होगा, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और 1 x के साथ चला जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 8 आएगा, है ना। 8 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये -11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y बराबर -11। अब हम चेक करेंगे कि हमने सही किया या गलत किया। तो x हमें 8 मिला, y -11, तो हम इसको दूसरे या पहले किसी भी समीकरण में डालेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं प्रश्न वाली समीकरण ले रहा हूँ, है ना, क्या है 8x + 5y बराबर 9। ये आपको नहीं करना है, बस चेक कर रहा हूँ कि हमने गलत किया या सही किया। तो 8 ब्रैकेट + 5y, x और y के मान लगाने के बाद में हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो x कितना आया 8 आया, और y कितना आया -11, तो ये हो गया 8 8 64, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 11 का 5 से गुणा 55। अब 64 में से 55 गए, पीछे कितने बचे 9, यानी कि हमने जो ये मान निकाले हैं वो सही है। प्रश्न संख्या 11 है, समीकरण निकाय 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 को संतुष्ट करने वाले बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये आपके 6 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें से 3 नंबर का जो भाग है, 3 नंबर ग्राफ के होते हैं और 3 नंबर इसके होते हैं। तो ये जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना बहुत सरल है। तो अब ये कैसे हल करना है अपने को, तो बड़े ध्यान से समझना, ताकि आपके एग्जाम में भी थोड़ा आसान हो करने के लिए। तो अब यहाँ क्या करना है देखो, सॉल्व हमें क्या करना है, एक समीकरण को इस तरफ और दूसरी समीकरण को इस तरफ लिखना है। तो पहली समीकरण है 5x - y बराबर 5, दूसरी समीकरण क्या है 3x - y बराबर 3। हम क्या करेंगे, x को यहाँ रखेंगे और y को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें केवल x यहाँ रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो अभी मेरे पास यहाँ 5x यहीं रहेगा, और ये 5 पहले से वहाँ है, माइनस का y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ 5 गुणे में है, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो वो भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 5 + y/5। यहाँ तक समझ में आया, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर भी हम x को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, तो 3x यहीं रहेगा, माइनस y को हम उधर भेजेंगे तो बराबर और 3 भी अपनी जगह पर है, तो ये माइनस का y अब उधर गया तो क्या हो गया प्लस का y हो गया। अब यहाँ 3 गुणे में है, बट्टे में भेजेंगे, तो x बराबर 3 + y/3, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हमारा काम जो है बहुत ही आसान है। अब हमें क्या करना है, y के मान रखने हैं और x के मान निकालने हैं। तो देखो अब समीकरण 1 में जो है मैं y के
एक्स और वाई के मान निकालूंगा। तो क्या करना, वाई के मान अपने को रखने हैं जिससे कि ये समीकरण हमारी आसानी से सॉल्व हो। जैसे वाई का मान मैं 0 से रखना चालू करूँगा, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे आप कोई भी मान लगा सकते हो, माइनस के भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं वाई का मान अगर 0 रखूँ तो 5 में 0 जोड़ने पर क्या आया, 5, और 5 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर मैं 0 रख सकता हूँ। तो अगर मैं अब सीधा देखो सारणी में मान लगा रहा हूँ, है ना, ये आप रफ कॉपी में भी कर सकते हो, एक्स वाई, ठीक है। अब मैं वाई क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। किस में रख रहा हूँ, इस समीकरण में। तो x बराबर 5 प्लस वाई की जगह आएगा 0/5। 5 में हमने 0 जोड़ा, कितना आया, 5/5। 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, तो x बराबर मुझे कितना मिला, 1। तो अगर मैं y 0 रखता हूँ तो मुझे x कितना मिलता है, 1 मिलता है। y 0 रखता हूँ तो x मुझे 1 मिलता है। चलो कुल 3 मान लाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं 1 रखूँ तो 5 और 1 6, अब 6 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो हम 1 नहीं लेंगे। 2 रखूँ, 5 और 2 7, तब भी बात नहीं बनेगी। 3 रखने पर भी बात नहीं बनेगी। 4 रखने पर भी बात नहीं बनेगी। तो अब कितना रखें, 5, 5 और 5 10, और 5 के पहाड़े में 10 आता है। अब हमारा काम बन जाएगा। तो अब मैं y कितना रखूँगा, y में रखूँगा 5। तो जैसे ही मैं y 5 रखूँगा तो इस इक्वेशन में यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 और 5 10/5 हो जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2/1 का मतलब कितना हो गया, 2। तो x हमें कितना मिल जाएगा, 2। तो मैंने y 5 रखा तो x मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब एक वैल्यू हम और रखेंगे। अब वो माइनस की भी रख सकते हैं या प्लस की भी रख सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि यहाँ मैं 0, 5 ऐसी वैल्यू रखता हूँ तो मेरा 5 का भाग चला जाता है। तो अब y की जगह मैं कितना रख लेता हूँ, 10 रख लेता हूँ। तो यहाँ पर 10 होगा तो 5 और 10 15, और 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो x मेरा कितने मिलेगा, 3 मिलेगा। तो y मैंने कितना रखा, 10, तो x कितना आया, 3। आप चाहो तो यहाँ माइनस की वैल्यू भी रख सकते हो। तो ये मैंने एक सारणी बना दी। इसकी भी हमें सारणी बनानी है। यहाँ y के मान रखने हैं, लेकिन अब की बार नीचे किसका पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा है, ठीक है। तो हमें वैसी वैल्यू रखनी है जो हमारा उत्तर आए। जैसे देखो y का अगर मान मैं 0 रखूँ, भाग जा रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x कितना मिलेगा, 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो x मुझे 1 मिलेगा। y अगर मैं 1 रखता हूँ भाग नहीं जाएगा, 2 रखता हूँ भाग नहीं जाएगा, 3 रखता हूँ, 3 और 3 6, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा, 2/1 आएगा, आएगा ना, यानी 2 आएगा। यानी y अगर मैं 3 रखता हूँ तो x मुझे कितना मिलता है, 2 मिलता है। अब सीधा कितना रखेंगे, 6। तो 3 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 9, और 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3/1 का मतलब 3। तो y अब मैंने कितना रखा, 6 रखा। तो x मुझे कितना मिला, 3 मिला। अब इन दोनों में प्रश्न कह रहा है संतुष्ट करने वाले बिंदु ज्ञात कीजिए। अब देखो इन दोनों से 2 रेखाएं बनेगी, इससे एक रेखा बनेगी, इससे एक रेखा और बनेगी, और ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, काटेगी। अब ये जो बिंदु होगा वो इन दोनों का कॉमन बिंदु होगा, जिसमें x और y के मान क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, कॉमन होंगे। क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो अब देखो इस सारणी में देखकर ही पता कर सकते हो। इसमें x का मान 1 है, y का मान 0 है। इसमें x का मान 1 है, y का मान 0 है। तो इन दोनों को संतुष्ट करने वाले बिंदु क्या है, 1, 0। तो अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाले बिंदु क्या होंगे, x, y। x है 1, y है 0, तो 1, 0 होंगे। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अंतिम प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न समीकरण युग्म का कोई हल न हो।
तो कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2। तो इन दोनों से हम जो है k का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब देखो a1 यहाँ पर क्या है, तो a1 x का गुणांक ये पूरा है 3k प्लस 1, ये है a1। a2 क्या है, x का गुणांक k की घात 2 प्लस 1। अच्छा, b1 क्या है, तो b1 है y का गुणांक, यहाँ पर कितना है 3। और b2 क्या है, तो b2 y का गुणांक यहाँ पर क्या है k माइनस 2। अब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 लिख दो, तो a1 है 3k प्लस 1 बट्टा k की घात 2 प्लस 1 बराबर b1 बट्टा b2 3 बट्टा k माइनस 2। अब हमें k का मान चाहिए, तो यहाँ देखो ये जो पद है इसका हम इससे क्रॉस गुणा करेंगे, दोनों का नीचे वाले जो पद है हर में जो है उसका हम इससे क्रॉस गुणा और इससे क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे कि भाई ये भाग में है तो बराबर के इधर गुणे में जाएगा, ये भाग में है तो बराबर के इधर गुणे में जाएगा, है ना। तो जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर पहले से क्या है 3k प्लस 1 है, और ये इधर क्रॉस गुणा होगा तो गुणे में ये आ जाएगा k माइनस 2, फिर बीच में बराबर का निशान। यहाँ पर पहले से क्या है 3 और ये उधर जाएगा तो k की घात 2 प्लस 1। अब हमें इसका कैसे गुणा करना है कि भाई अगर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है तो a का c से गुणा होगा, a का d से गुणा होगा, है ना। ऐसा हमने पहले पढ़ रखा है। तो ये क्या है, वितरण नियम। तो वितरण नियम से हम जो है इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना क्या करना, पहले 3k का इस पूरे से गुणा होगा, 3k का इस पूरे से गुणा करो k माइनस 2। अब इस प्लस 1 का इस पूरे से गुणा करो, यानी कि प्लस 1 का इस पूरे से k माइनस 2 से गुणा करो, फिर बराबर का निशान है। अब क्या करना, 3 का इससे भी गुणा और इससे भी गुणा करो, तो ये हो गया 3k की घात 2 प्लस 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3। अब हमें वापस इनको गुणा करना है दोनों पदों से, 3k का इससे भी गुणा होगा और इससे भी। तो जब 3k का इससे गुणा होगा तो k गुणा k क्या हो जाएगा, k की घात 2, तो ये हो गया 3k की घात 2। फिर यहाँ माइनस 3 का 2 से गुणा 3 दूनी 6 और इसके साथ k है तो 6k हो जाएगा, प्लस 1 का किसी भी से गुणा करो वही आता है, तो 1 का k से गुणा k ही आएगा। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 का 2 से गुणा 2 बराबर 3k की घात 2 प्लस 3। अब k की घात 2 को उधर भेजना है और जो अचर पद है उसको इधर भेजना है, या एक काम करते हैं इन सबको इधर भेज लेते हैं। तो देखो यहाँ 3k की घात 2 है, लेकिन देखो ये 6k और ये 1k, ये माइनस का ये प्लस का घटेगा तो घटाएंगे, तो 6 में से 1 गया 5, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यहाँ बचा माइनस का 5k। फिर यहाँ माइनस 2 है। अब ये प्लस का 3k की घात 2 इधर आएगा तो माइनस 3 की घात k की घात 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब बराबर के इधर क्या बचा, 0। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 0। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ो, जो घटता है उसको घटाओ। तो देखो ये 3k की घात 2 है, ये भी 3k की घात 2 है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घटेगा। तो 3k की घात 2 में से 3k की घात 2 0 हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। 0 हो गया इसका मतलब मैं इनको हटा ही देता हूँ यहाँ से। अब क्या बचा, माइनस का 5k बचा, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा। तो -3 और -2 कितना हो गया, माइनस का 5 बराबर 0। अब 5 को वापस उधर भेजेंगे तो माइनस के बराबर 5k बराबर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये गुणे में है तो k बराबर 5 बट्टा माइनस का 5 नीचे जाएगा तो -5। अब देखो प्लस बट्टा माइनस क्या आता है, माइनस आता है, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो k बराबर -5 में 5 का भाग एक बार जाएगा तो माइनस का 1, यानी k हमारा क्या है, माइनस का 1 है। अब अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।